students, welcome to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chemi. Today we are going to start a new chapter, unit 4, and that is chemical kinetics. Okay, chemical kinetics. अगर आप इस वर्ड को ब्रेक करें तो मेरे पास है एक वर्ड है केमिकल, दूसरा है काइनेटिक्स. अब देखिए काइनेटिक्स, this word has been derived from a Greek word that is kinesis, and kinesis means movement. Means in this chapter we are going to study about movement of chemicals, right? And in a chemical reaction, chemicals क्या हैं? Reactants which will be converted to products. This is what a chemical reaction is composed of. एक एरो रहेगा बीच में, लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट और राइट साइड के ऊपर प्रोडक्ट. तो दिस इज द मूवमेंट ऑफ रिएक्टेंट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. काइनेटिक्स मतलब काइनेटिक एनर्जी, मोशन, एनर्जी ड्यू टू मोशन, and this word has been derived from kinesis. It's a Greek word kinesis, which literally means movement. Okay. तो chemical kinetics के अंदर हम क्या स्टडी करने वाले हैं? We will study rates of chemical reactions. Rate of chemical reaction means कोई chemical reaction कितनी स्पीड से कंप्लीट हो रही है. Either it is taking too much time or it is getting completed within a fraction of second. उसका रेट क्या है, कंप्लीट होने में टाइम कितना ले रही है. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. कितने समय में ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है वो हमने देखना है. एंड और क्या क्या चेक करेंगे? द फैक्टर्स. वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं. हम इनके ऊपर डिटेल में बात करेंगे. वी विल डिस्कस इन फुल ऑन डिटेल वन बाय वन. ये सिर्फ मैं चैप्टर का एक बिगिनिंग का आइडिया दे रही हूं आपको. एक तो रेट्स के बारे में बात करेंगे, दूसरा हम बात करेंगे फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस रेट ऑफ रिएक्शन. एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूं. टेम्परेचर. आपको पता है गर्मियों में आप कपड़े सूखने के लिए बाहर डालते हो, जल्दी सूख जाते हैं. सर्दियों में दे टेक टाइम, क्योंकि गर्मियों में बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है. तो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा. तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, राइट. तो ऐसे सारे फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे. यहां मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन क्लियर करने की कोशिश कर रही हूं. हम फैक्टर्स की बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर which influence the rate of reactions, and उसके बाद हम बात करेंगे मैकेनिज्म. जो पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन हुई है वो किस तरीके से, how it has been completed. ये केमिकल रिएक्शन कैसे हुई, कौन सा मैकेनिज्म इसने फॉलो किया, हम उसके बारे में बात करेंगे कि किस मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है और रिएक्शन किस तरीके से आगे बढ़ रही है, राइट. चलिए, ये हो गया हमारे पास डेफिनेशन दैट व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स. इट विल डील विद रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, देन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शंस एंड द मैकेनिज्म्स. इस पूरे चैप्टर के अंदर हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करने वाले हैं. ओके. अब हमारी डेली लाइफ के अंदर हम कितने तरह की केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं या उनको क्रॉस ओवर करते हैं. Basically, there are three types of chemical reactions. एक है very fast, एक है very slow, और एक है जिनकी स्पीड है intermediate. Intermediate speed. Very fast. आप सबने वॉल्यूमेट्रिकल एनालिसिस की है, ठीक है. टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर आपने बेस लिया, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, देन इंडिकेटर यूज किया फिनोल्फिथलीन, और उसको डालते ही पिंक कलर आ गया, डार्क पिंक कलर आ जाता है. ओके. फिर आप ब्यूरेट से एसिड रन डाउन स्टार्ट कर देते हो. एक टाइम ऐसा आता है एक ड्रॉप डालते ही पिंक कलर डिसअपियर, एंड दैट अकर्स ओनली इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, पता भी नहीं चलता.
तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं वेरी फास्ट। तो इसके अंदर आ जाती है बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक केमिकल रिएक्शंस। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल लूं, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, और ये बन जाएगा AgCl एंड NaNO3। कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हो गई? AgCl के प्रेसिपिटेट्स आ जाते हैं, राइट? ओके, वेरी स्लो। इन द प्रीवियस चैप्टर, इन द लास्ट लेक्चर ऑफ प्रीवियस चैप्टर, आप लोगों ने क्रोजन के बारे में पढ़ा, रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में पढ़ा, और मैंने वहां पे भी बताया था दैट बहुत ही स्लो रिएक्शन होती है। डिपेंड करता है कि हमारे पास रिएक्टेंट कितना है। लोहे का ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा, जब तक वो सारे का सारा आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं हो जाता, रिएक्शन स्टॉप नहीं करेगी। इट विल कंटिन्यू। इट मे टेक 10 years। डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है। तो इसका मैं एग्जांपल लिख लेती हूं। फॉर एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, तो देयर आर सर्टेन रिएक्शंस, नॉट सर्टेन, मैनी रिएक्शंस जिनकी स्पीड इंटरमीडिएट है, ना बहुत स्लो है ना बहुत फास्ट। तो इन्वर्जन रिएक्शन देखते हैं। इन्वर्जन ऑफ शुगर, हमारे पास है C12H22O11, इसकी हाइड्रोलिसिस होती है और ये बन जाता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक बन जाता है ग्लूकोज और एक बन जाता है फ्रक्टोज। हम इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी कर सकते हैं, चाहे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प लें, चाहे हम केमिकल काइनेटिक्स के और मैकेनिज्म के थ्रू इसको स्टडी करें। देन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, हम डिटेल में बात करेंगे इनके बारे में। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, ये रिएक्शंस भी ऐसी हैं जिनकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती, ना बहुत स्लो होती है ना ही बहुत फास्ट होती है। इजीली हम इनको स्टडी कर सकते हैं। तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जिनकी स्पीड बहुत फास्ट, कुछ की स्पीड बहुत स्लो और कुछ की स्पीड इंटरमीडिएट। तो अब आप लोगों को चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा होगा कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या बात करने वाले हैं, ठीक है? ओके, अब हम देखते हैं व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और स्कोरिंग भी, न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके एग्जाम्स के अंदर, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, टू इजी। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? अब किसी भी रिएक्शन का रेट मतलब कोई रिएक्शन कितना टाइम ले रहा है, तो एक्चुअली दिस इज द चेंज in concentration of any one of the reactants, any one of the reactants or product with respect to time. This is called rate of reaction. देखिए, रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। एक जर्नल केमिकल रिएक्शन है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ठीक है, RP। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज। मैंने यहां पे कॉमन वर्ड लिखा है द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय का ध्यान, जब तक हम टाइम कंसीडर नहीं करेंगे इट विल नॉट बी टेकन एज अ रेट। रेट क्यों है? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम इस चीज को कैलकुलेट करने जा रहे हैं, टाइम का फैक्टर साथ में चलेगा। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप इसको ऐसे ले सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा? डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स
अपॉन टाइम टेकन और इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। दोनों का मतलब जो आपको ऊपर रिएक्शन बता रही है हमने वही चीज यहां पे लिखी कि या तो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है और टाइम कितना लिया, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, और ये हमेशा किसके बराबर होगा, इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। ये दोनों चीजें साथ में चलेंगी। ओके, या मैं इसको ऐसे लिखूं, अब थोड़ा और मैं इसको शॉर्ट करती हूं। रेट ऑफ रिएक्शन, ये रहा रिएक्टेंट और ये रहा प्रोडक्ट, तो डेल्टा आर, ये मैंने ब्रैकेट में लिया, ब्रैकेट का मतलब होता है कंसेंट्रेशन। डेल्टा आर मींस चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डेल्टा टी, टाइम कितना लिया, ठीक है। और रिएक्टेंट है तो इसके साथ माइनस का साइन लगेगा, माइनस का मतलब डिक्रीज, ये कंसेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, वैल्यू माइनस नहीं होगी, दिस नेगेटिव साइन अकाउंट्स फॉर डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन। और ये किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि कंसेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है किसकी, रिएक्टेंट की, और इंक्रीज कर रही है किसकी, प्रोडक्ट की। ये तो एक जर्नल रिएक्शन के लिए कि कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, राइट। अब मैं एक जर्नल रिएक्शन ले लेती हूं जिसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट है। ये तो सिंपल था कि R से P बन रहा है। ओके, नाउ आई एम हैविंग A, consider a journal reaction, let it be A plus B और ये बन रहा है C plus D, राइट। ये चीजें आप साथ साथ में नोट कर सकते हैं लेक्चर के साथ साथ, मैं काफी स्लो मूव कर रही हूं। ओके, अब रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा, डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ, आपने लिखा था द चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, मतलब माइनस चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसके बराबर, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसके बराबर, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये किसके बराबर होगा, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये दोनों ही रिएक्टेंट और ये दोनों प्रोडक्ट, राइट। डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए, डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ बी, इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ सी, इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ डी। दिस इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, अब हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट इट बी PCl5, ये टूट के बना PCl3 प्लस Cl2, तो रेट किसके बराबर होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, इट विल बी चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ PCl5 अपॉन टाइम टेकन, और ये किसके बराबर होगा, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ PCl3 अपॉन टाइम टेकन, इट विल बी इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ या चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन अपॉन टाइम टेकन। ये रिएक्टेंट है, ठीक है, दिस इज रिएक्टेंट, तो माइनस साइन, ये दोनों ही प्रोडक्ट हैं, माइनस साइन नहीं होगा। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करिए, जितने भी रिएक्टेंट है, जब मैंने ए बी सी डी की बात की, ए की कंसेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इक्वल टू बी, इक्वल टू सी, इक्वल टू डी। इन चारों में से एक की भी वैल्यू ले लेंगे, दैट विल गिव द रेट ऑफ रिएक्शन। चारों की वैल्यू निकाल के ऐड नहीं कर रहे हो आप कहीं पे भी, ये सारी चीजें आपस में बराबर हैं। तभी डेफिनेशन के अंदर हमने क्या बोला, एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, चाहे प्रोडक्ट में से कोई एक उठा लो। अब अगर आप इनकी बात करोगे ना, तो इसमें वैल्यू पुट करोगे तब भी क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। गेटिंग माई पॉइंट। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब मैंने यहां पे नंबर ऑफ मोल्स नहीं लिए अभी, अब मैं ले रही हूं नंबर ऑफ मोल्स। अगेन
consider A moles of A plus B moles of B और हमें मिल रहा है C moles of C and D moles of D. अब नंबर ऑफ मोल्स आ गए सामने. तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा? ये कंसेंट्रेशन डिक्रीज करेगी ए की, तो हम लिखेंगे माइनस चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी, और यहां पे क्या आएगा 1 अपॉन ए. जितने मोल्स हैं 1 अपॉन ए इक्वल टू माइनस 1 अपॉन बी चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 1 अपॉन सी चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन टाइम. कितना टाइम लिया? इक्वल टू 1 अपॉन डी चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डेल्टा टी. तो जब भी आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हों, चीज वही है, रिएक्टेंट के साथ माइनस का साइन लगेगा और जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको आप 1 अपॉन करके लिख देंगे. ठीक है, अगर ये है 1 मोल तो 1 अपॉन 1 ही रहा. अगर है ये 2 मोल्स तो आप इसको हाफ करोगे सो दैट आप इसको स्टैंडर्डाइज कर पाए. एक और एग्जांपल लें. फॉर एग्जांपल लेट इट बी N2 प्लस 3H2 और ये बन गया 2NH3. ये हमारे पास अब नंबर ऑफ मोल्स आ गए. तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा? इसका रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा? इट इज माइनस चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स नंबर ऑफ मोल्स है 3, तो इट विल बी माइनस 1/3 चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, नेक्स्ट 2 है तो इट विल बी 1/2 चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन डेल्टा टी. इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स को आप 1 अपॉन करके लिखेंगे, लेकिन रिएक्टेंट के साथ किसका साइन आएगा? माइनस का. अब एक चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है, जब आपने नंबर ऑफ मोल्स लगा दिए तो ये किसके बराबर है? दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन. अगर आप नंबर ऑफ मोल्स नहीं लिखते हो, आप सिर्फ ये लिखते हो डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T, तो ये सिर्फ क्या है? रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन. दिस इज ओनली रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन. लेकिन अगर आप इसके नंबर ऑफ मोल्स साथ में लिखते हो देन इट विल बिकम रेट ऑफ रिएक्शन. तो रेट ऑफ डिक्रीज और इंक्रीज कब होगी? विदाउट नंबर ऑफ मोल्स. विदाउट नंबर ऑफ मोल्स. लेकिन विद मोल्स क्या हो जाएगा? ये रेट ऑफ रिएक्शन. इस चीज का आपने ध्यान रखना है. ठीक है, तो ये सब लोग देख लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा. लेट मी चेक. बिल्कुल विजिबल है. जो बच्चे यहीं से नोट्स बनाते हैं वो ध्यान से इसको नोट कर लें. ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कितने तरह के रिएक्शन रेट्स हैं. ठीक है, ओके, लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ रिएक्शन रेट्स. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेट्स ऑफ रिएक्शन. एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट. है दोनों ही चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. फर्क क्या है? एवरेज. एवरेज आपको पता है, एवरेज के अंदर हम पूरी की पूरी रिएक्शन को कंसीडर करेंगे. ठीक है, तो दिस इज ओवरऑल चेंज इन कंसेंट्रेशन ओवर द टाइम इंटरवल. लेट शुरू में कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमने बिगनिंग में जब लिया तो इट वाज 100 grams. Let it be 100 grams. Okay. After 30 minutes, हमारे पास R कितना बचा? It was only 25 grams. Right? तो टोटल टाइम कितना लगा? टाइम हमारे पास आया 30 minutes. ठीक है, तो हम ऐसा ले सकते हैं, जब R1 था 1000 ग्राम, तो T1 था हमारे पास 10 AM. आफ्टर 30 मिनट्स R2 हो गया 25 ग्राम और T2 था 10.30 AM.
10:30 बजे हमने दोबारा उसकी कंसेंट्रेशन देखी तो इट वाज 25 ग्राम। ओके, तो अब देखिए हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आया? एवरेज रेट। अब मैं इसको कहूंगी एवरेज रेट। उसका क्या मतलब है? नाउ एवरेज रेट इट विल बी concentration R2 minus concentration of R1 upon T2 minus T1, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये आया 100 माइनस, अब R2 हमारे पास कितना रह गया है? 25। ठीक है, तो 25, तो चेंज कितनी आई इसमें? ये रहा 10:30 माइनस 10 AM, तो ये आया 75 ग्राम अपॉन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में चेंज इन कंसेंट्रेशन कितनी हुई है? 75 ग्राम। नो दिस इज एवरेज। अब सेम रिएक्शन, ये रिएक्शन स्टार्ट हुई 10 AM, तो 10:01 के ऊपर 10.10 AM कुछ और रेट होगा। 10:02 के ऊपर R2 होगा। ठीक है, तो ये हो गया, लेट इट बी 10, 12, 14, 16, 10.20, 10.25, 10.30। अलग अलग टाइम के ऊपर हमने रेट्स निकाल लिया, 2, 3, 4, 5, 6, जो भी हम इसकी कंसेंट्रेशन लिखते जा रहे हैं कि रिएक्टेंट कितना रह गया, कितना रह गया, कितना रह गया। अब मुझे यह पता करना है कि जब टाइम था 10:15, 10.15 AM, तब उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या था? Rate of change of concentration of any one of the reactants or product at a particular moment of time, पूरा टाइम एवरेज कितनी है? 30 मिनट्स की। उन 30 मिनट्स में जब रिएक्शन स्टार्ट हुई पूरे 10 बजे। मुझे यह पता करना है 10:15 के ऊपर 10:15 बजे हमारे पास रिएक्टेंट कितना बचा था, मींस उस टाइम रेट ऑफ रिएक्शन क्या था। ओके, मुझे यह पता करना है 10:11 के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। उसमें क्या होगा? जो कंसेंट्रेशन 10:11 पे ही होगी तब हम कंसेंट्रेशन वो वाली कंसीडर करेंगे, और टाइम कितना होगा? इनिशियल और फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल, टाइम भी पर्टिकुलर आएगा। तो जब हम पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के ऊपर पता कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, दैट बिकम्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। आप में से जो बच्चे थोड़ा सा ड्राइविंग का शौक रखते हैं, आप लोग घर से निकले, गाड़ी स्टार्ट की, बाइक स्टार्ट की, बिल्कुल शुरू में स्पीड 0 होती है, थोड़ा सा रास्ता सीधा है तो आपकी स्पीड 40 होगी। आपने 10 बजे ट्रैवलिंग स्टार्ट की और पूरे 10 बजे आपका जो ऑडोमीटर है वो शो कर रहा है कि आप 0 की स्पीड से चल रहे हो। ओके, 10:01 पे, 1 मिनट पे आप काफी दूर निकल जाते हो। 10:01 पे आपकी बाइक की स्पीड थी 50 km/h। फिर काफी देर तक आप सीधे चले रहे, उसी स्पीड में चले रहे 2-3 मिनट तक। फिर आगे टर्न आ जाता है, आपको स्पीड स्लो करनी पड़ती है, आपकी स्पीड हो जाती है 30। फिर थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हो, 60 तक चली जाती है, फिर आपको घटाते हो गया। तो अगर आप 5 किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं, डिस्टेंस कवर करते हैं, अपने घर से 5 किलोमीटर दूर चले जाते हैं, पूरे रास्ते में आपकी स्पीड एक जैसी नहीं होगी। शुरू में कुछ और होगी, हर मिनट, हर सेकंड आपकी स्पीड चेंज होती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। अब रिएक्टेंट्स के बारे में हम बात क्या करें? शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, धीरे धीरे रिएक्टेंट कम होता जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी स्लो हो जाता है, राइट? तो अगर हम पूरी की पूरी रिएक्शन को कंसीडर करें तो टोटल डिस्टेंस कितना आया? 5 किलोमीटर, और आपने उसको कवर करने के लिए टाइम कितना लिया? 15 मिनट। तो 5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 15 मिनट। अब 15 मिनट
किलोमीटर पर मिनट नहीं निकालेंगे, मिनट्स को आप आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी, दैट विल बी एवरेज स्पीड। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि आप घर से निकले 10 बजे, 10:11 पे आपकी गाड़ी की स्पीड क्या थी, दैट विल बी इंस्टांटेनियस स्पीड। गेटिंग माई पॉइंट? तो एवरेज रेट, जब आप ओवरऑल चेंज इन कंसेंट्रेशन, पूरी रिएक्शन खत्म हो गई तब आपने देखा दोनों में चेंज कितना आया, दैट इज टोटल चेंज इन कंसेंट्रेशन। तो उसको आप ऐसे लिख लेंगे कि अगर शुरू में कंसेंट्रेशन है x1, दिस इज इनिशियल, और फाइनल कंसेंट्रेशन हो जाती है x2, शुरू में टाइम है t1 और फाइनल टाइम t2, तो आपके पास एवरेज रेट किसके बराबर आएगा, फाइनल कंसेंट्रेशन माइनस इनिशियल, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल, तो ये आ गया डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। तो एवरेज रेट हमेशा डेल्टा के साथ नोट किया जाता है, मींस दिस इज ओवरऑल चेंज इन कंसेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, अब देखिए इंस्टांटेनियस जो रेट है उसके अंदर क्या फर्क हुआ, किस तरीके से हम निकालेंगे। जिस वक्त ये जो चेंज इन टाइम लिमिट्स टू 0, व्हेन डेल्टा टी लिमिट्स टू 0 मींस एक किसी भी रिएक्शन के नियरेस्ट 2 स्टेप्स के अंदर चेंज इन टाइम हो गया 0, चेंज इन टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी टाइम लिमिट्स टू 0, तो इट विल बी रिटन एज डेल्टा विल बी रिप्लेस्ड बाय डी, ठीक है, डिफरेंशिएशन, तो इट विल बी dx by dt, where dx is very very small change in concentration and dt it is very small change in time। मतलब लिटरली जीरो है, वो जो चेंज है ना टाइम में, दैट इज लिटरली जीरो, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम पे पूछा जाएगा कि रिएक्शन के 40th सेकंड में जब 40 सेकंड रिएक्शन निकल गई तो जो 40वां सेकंड था उस पर्टिकुलर टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या था। तो जब टाइम इनफाइनेटेसिमली स्मॉल तो हम लिखते हैं डेल्टा की जगह पे डी लिखेंगे हम, तो डेल्टा इट विल बी रिप्लेस्ड बाय डी, तो dx बाय dt, तो जो आप इंस्टांटेनियस रेट है, इंस्टांटेनियस रेट इट विल बी इक्वल टू dx अपॉन dt। तो एवरेज में आप डेल्टा लगाएंगे और इंस्टांटेनियस रेट के अंदर आप क्या टर्म यूज करोगे, dx अपॉन dt। तो इस तरीके से दोनों रेट्स के बीच में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब अगर मैं कोई जनरल रिएक्शन लिखूं, मैं दोनों रिएक्शंस आपको लिख के दिखा देती हूं। फॉर अ जनरल रिएक्शन हम वही रिएक्शन लिख लेते हैं, A moles of A, B moles of B, जनरल रिएक्शन, A moles of A, B moles of B, ये बना C moles of C and D moles of D, ठीक है। तो इसके लिए अब हमारे पास अगर आप एवरेज रेट लिखते हैं तो किसके बराबर होगा, इट विल बी माइनस 1 अपॉन A डेल्टा A अपॉन डेल्टा T इक्वल टू माइनस 1 बाय B डेल्टा B अपॉन डेल्टा T, देन 1 अपॉन C change in concentration of C upon time, 1 by D change in concentration of D upon delta T, okay, when delta T limits to 0 तब ये क्या बन जाएगा, instantaneous rate, and it will be minus 1 by A dx by dt equal to minus 1 upon B dx by, अब यहां पे x नहीं लूंगी मैं, it will be change in concentration of A change in concentration of B equal to 1 by C change in concentration of C upon dt, 1 upon D change in concentration of D upon
dt. तो dt it is very very small change in time. तो dt is infinitesimally small, means very very small, बहुत स्मॉल, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल dt. और जो भी हमारे पास dx है, da, db, dc, it is infinitesimally small change in concentration. तो इस तरीके से एवरेज रेट, और ये रहा हमारे पास इंस्टांटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. बाकी सारा कुछ वही है. d by dt change in concentration of A, d by dt change in concentration of B over a time of very small time period of very small duration, dt और concentration D की बढ़ गई, C की बढ़ गई, B की कम हो रही है और A की कम हो रही है. तो इस तरीके से एवरेज और इंस्टांटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस को आप लिख सकते हैं. अब मैं अगर यहां पे एक एग्जांपल आपके लिए लिखती हूं. हमारे पास है N2O5, ये बन जाता है N2O4 plus O2. दिस इज NO2 plus O2. इसको बैलेंस कर लें. 2 4 2 2 2 4 5 2 10 4 2 8 and 10. ओके. अब देखिए, इसका अगर हम एवरेज रेट लिखें, मैं दोनों वैल्यूज लिख के दिखा देती हूं. तो ये क्या होना था, 1/a डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू, अब a की जगह आ गया 2, 1/4 डेल्टा NO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T इक्वल टू चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और इंस्टांटेनियस में क्या करेंगे हम, इंस्टांटेनियस रेट इट विल बी माइनस 1/2 चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन dt. It will be 1/4 change in concentration of NO2 with respect to time, and again change in concentration of oxygen with respect to time. तो जब इंस्टेंटेनियस की बात आ रही है, means very small change in concentration of this reactant over a range of very small time duration. तो इस तरीके से आप इनको इक्वेशंस को लिखते हैं. अब इस इक्वेशन का बेनिफिट क्या है, हमें क्यों इसकी जरूरत पड़ी आपको इतना समझाने के लिए, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, अगर आप इसके साथ 1/4 लिख रहे हो तो दिस इज रेट. लेकिन अगर आप सिर्फ ये लिखेंगे ना, d/dt ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ NO2, तो ये था रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2. ये 1/2 साथ में है तो इट इज रेट ऑफ रिएक्शन, मैंने इसको कवर कर लिया. तो इट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 और रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ NO2. अकेला रेट है तो नंबर ऑफ मोल साथ में नहीं लगेंगे, लेकिन अगर रेट ऑफ रिएक्शन है, अगर रेट ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज है तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं होंगे. लेकिन अगर आप नंबर ऑफ मोल्स लगाते हैं देन इट विल बिकम rate of reaction. Now let us calculate some numericals without wasting time. Let me check out the statement. For a reaction, nitrogen plus hydrogen to ammonia, the rate of appearance measured as, you are given delta NH3 upon delta T, it is 2.4 into 10 raised to power minus 4 mole per liter per second. आपको बताना है रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट क्या वैल्यू आएगी हमें वो निकालनी है. ओके, तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन
किसके बराबर होगा ये? दिस इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम नेगेटिव इक्वल टू -1/3 change in concentration of hydrogen with time equals 1/2 change in concentration of ammonia upon delta T. This is rate of reaction. Okay. अब देखिए ये वैल्यू गिवन है, सिर्फ इस चीज की वैल्यू गिवन है आपको, और निकालनी किसकी है? हाइड्रोजन की भी और नाइट्रोजन की भी। तो चलो पहले हम हाइड्रोजन की निकाल लेते, इन दोनों को आपस में बराबर ले लीजिए। ठीक है, ये आ गया -1/3 चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम 1/2 डेल्टा अमोनिया अपॉन डेल्टा टी। 1/3 उधर चला जाएगा तो हमारे पास आया चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 3 ऊपर चला गया ना, 3/2 इंटू, अब इसकी वैल्यू आपको गिवन है एंड दैट इज 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 4, और 1.2 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये क्या आ गया आपके पास इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। ये हमारा पहला आंसर आ गया। एक वैल्यू गिवन होगी, सारे आपस में बराबर होंगे। ठीक है ना, ये चीज आपने निकाल ली, केमिकल रिएक्शन से आपने रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन बना ली। नाउ इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पहले हमने इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन आंसर निकाल लिया। दूसरा उसने पूछा इन टर्म्स ऑफ नाइट्रोजन। ओके, लेट्स फाइंड इन टर्म्स ऑफ नाइट्रोजन। तो अब आप चाहें तो हाइड्रोजन की वैल्यू को इसके बराबर पुट कर लें। ठीक है, चलो मैं इन दोनों को पुट कर देती हूं। अब आप चाहे तो नाइट्रोजन को इसके बराबर पुट कर ले, आंसर बिल्कुल बराबर आएगा। चलो मैं फर्स्ट और लास्ट को ले लेती हूं। तो मेरे पास आ गया माइनस चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। इधर कोई नंबर ऑफ मोल्स नहीं है तो इट विल बी 1/2 इंटू 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये आ गया 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो दिस इज इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। ये आ गया हमारे पास सेकेंड आंसर। अब मैंने आपको बोला था ना, आप चाहे इन दोनों को आपस में इकट्ठा कर ले, मैं यहां रफ में निकाल के बता रही हूं किसके बराबर होना था। ये 1/3 इंटू हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी आई आपके पास 3.6, इतनी वैल्यू पुट करेंगे ना, 3.6 इंटू 10⁻⁴। ये देखिए अगेन 1.2 इंटू 10⁻⁴। तो आप किसी के भी बराबर उसको पुट करेंगे तो ये आ गया आंसर हमारा इन टर्म्स ऑफ नाइट्रोजन। न्यूमेरिकल सॉल्व। अब एक एडिशनल चीज मैं यहीं पे आपको लिख देती हूं, ऑल्सो फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन भी पता कीजिए। अब देखो बच्चे, रेट ऑफ रिएक्शन का ये फॉर्मूला है। अब आपके पास इसकी वैल्यू भी आ गई, इसकी भी आ गई और इसकी भी आ गई, तो नंबर ऑफ मोल्स के साथ पुट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। इसके तो है ही नहीं, तो किसी की भी वैल्यू निकालेंगे दैट विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस इक्वेशन में देखिए रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है, मैं फर्स्ट वाली वैल्यू लेने लगी, नाइट्रोजन अपॉन डेल्टा टी। तो कितनी आई, कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन अपॉन डेल्टा टी कितनी आई, 1.2 इंटू 10⁻⁴। ओके, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्मूला देखिए, इट इज -1/3 चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन डेल्टा टी। कितना आया 1/3 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁴। कितना आ गया भाई 1.2 इंटू 10⁻⁴। ओके, in terms of ammonia again it is 1/2 into concentration of ammonia upon delta T. It will be 1/2 into 2.4 into 10⁻⁴. Again 1.2 into 10⁻⁴. यूनिट आपने लगानी है आगे,
मोल पर लीटर पर सेकेंड। मैंने यहां आपको तीनों में वैल्यू पुट करके बता दी। पेपर में आपको आता है रेट ऑफ रिएक्शन, आप तीनों में से किसी में भी वैल्यू पुट करेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की, दैट विल गिव रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये जो हाइड्रोजन है ये डिक्रीज कर रही है, तो ये क्या है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। नाइट्रोजन डिक्रीज कर रही है, दिस इज ऑल्सो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन। और अमोनिया का क्या था? रेट ऑफ अपीयरेंस, तो दिस वाज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से फर्स्ट न्यूमेरिकल आप सबको क्लियर हो गया होगा, राइट? स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं जिन्होंने लेना है। चलिए सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड वाले न्यूमेरिकल के अंदर हमारे पास इक्वेशन है N2O5 4NO2 plus O2 and you are given rate of appearance as delta NO2 delta T, it is 1 into 10 raised to minus 3। आप इसको इतना ही लिख लीजिए, 10 raised to minus 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब आपको आंसर निकालना है ओनली रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ N2O5, बाकी नहीं करना है हमने, सिर्फ थोड़ा सा ही पूछा हुआ है। तो हमारे पास क्या बनी? रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर? -1/2 चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 डेल्टा T इक्वल टू 1/4 change in concentration of NO2 upon delta T equal to change in concentration of oxygen with respect to time। ये इक्वेशन देखकर आप लिख लिया आपने, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन। अब आपको गिवन किसकी है वैल्यू? NO2 की। निकालनी किसकी है? N2O5 की, इसकी निकालनी है। दोनों को आमने सामने ले लो, तो हमारे पास आया 1/2 डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू 1/4 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T। ये आ गया, 2 मैं उधर ले जाती हूं, मेरे पास आया डेल्टा N2O5 डेल्टा T इक्वल टू, नीचे था ना ऊपर चला गया, 2/4। अब इसकी वैल्यू आपको गिवन है, ये देखिए 10 raised to power -3, तो ये आ गया 2 2 जा 4, यहां ले आती हूं मैं, तो ये हमारे पास आ गया 1/2 into 10 raised to power -3, it will be 0.5 into 10 raised to power -3। और आप इसको अगर लिखेंगे 5 into डेसिमल आगे को आया, रेज टू पावर एक नेगेटिव में ऐड हो जाएगी, इट विल बी -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया इन टर्म्स ऑफ N2O5 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर हो गया सबको? 1/4 इंटू इसकी वैल्यू पुट कर दी, इधर 1/2 था, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 1/2 0.5 इंटू 10⁻³ ये डेसिमल आगे को गया तो रेज टू पावर एक नेगेटिव साइन में ऐड हो जाएगी, राइट? तो ये था सेकंड न्यूमेरिकल, सबको समझ में आ गया। इसी में अगर वो रेट ऑफ रिएक्शन पूछ लेता है तो आप किसी में भी, अब ये रेट ऑफ रिएक्शन मैंने आपके लिए छोड़ दिया, रेट ऑफ रिएक्शन आप साथ में निकाल के मुझे भेजेंगे। इस चीज का ध्यान रखना, वीडियो देखकर ही न्यूमेरिकल सॉल्व करना और मुझे इनका आंसर साथ में चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट, फॉर अ रिएक्शन आपके सामने लिखी है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन इज 0.024। ओके, ये हमारा हो चुका है ना, मैं यहां से स्टार्ट करती हूं। हमारे पास केमिकल रिएक्शन है 4NO2 plus O2 2N2O5। Rate of disappearance of oxygen means you are given delta O2 upon delta T equals 0.024 मोल पर लीटर पर सेकेंड।
और आपको आंसर निकालना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO2 एंड N2O5 और साथ में रेट ऑफ रिएक्शन भी पता करनी है। ओके, तो दोनों टर्म्स की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको इक्वेशन से दिखता है, रेट ऑफ रिएक्शन it will be equal to minus 1/4 change in concentration of NO2 upon delta T equal to minus change in concentration of O2 upon delta T equal to 1/2 change in concentration of N2O5 upon delta T. Okay. Now you are given the value of oxygen. ये वैल्यू आपको गिवन है, आपको इसकी वैल्यू भी निकालनी है, इसकी भी निकालनी है। पहले इन दोनों को निकाल लेते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ NO2, तो दोनों को आप लिखेंगे -1/4 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू माइनस कंसेंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन डेल्टा T। कभी भी इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए माइनस माइनस कट वट करने का कोई आपने काम नहीं करना है, क्योंकि ये साइन आपको ये बताता है रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस। ओके, तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T इट विल बी 4 नीचे था ऊपर चला गया 4 इंटू, अब ऑक्सीजन की इसकी कितनी वैल्यू दी हुई है, इट इज 0.024 मल्टीप्लाई 16 9 0 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 0.096 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके, अब इन टर्म्स ऑफ N2O5, ओके आप इन दोनों को ले लीजिए इन टर्म्स ऑफ N2O5, तो ये आया 1/2 डेल्टा N2O5 डेल्टा T इक्वल्स माइनस डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T। ये नीचे था 1, उधर जाके डबल हो जाएगा, तो ये आ गया N2O5 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू 2 इंटू, अब देखो इसकी वैल्यू कितनी है डिसअपीयरेंस की 0.024, तो ये कितना आ गया 2 4 8 2 2 4 0.048 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आ गया इन टर्म्स ऑफ डेल्टा N2O5। अब थर्ड क्या पूछा है, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो किसी में भी वैल्यू पुट कर दीजिए, चलो मैं इसमें कर देती हूं, तो ये कितना आएगा हमारे पास -1/4 इंटू चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा T, तो -1/4 इंटू N2O5 की वैल्यू कितनी आई 0.048, तो कितना आ गया ये 1/2 नॉट 1/4। हाँ, हम N2O5 की उसमें बात कर रहे हैं ना, तो ये 2 मोल्स हैं, इट इज 1/2, तो इट विल बी 0.024 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये किसके बराबर है, माइनस का साइन नहीं है, प्लस है। इसकी वैल्यू पहले से आपको गिवन है, इसकी टर्म में निकालें तो इट विल बी और -1/4 कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन डेल्टा T। NO2 की वैल्यू कितनी निकाली आपने, ये रही 1/4 इंटू 0.096, अब देख लीजिए 0.042 8 4 4 16 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब एक ही तो उसने दी हुई है पहले से ही, नंबर ऑफ मोल्स है ही नहीं, मैं जानबूझकर आपको सारे कंसेंट्रेशन टर्म्स की वैल्यूज के साथ निकाल के बता रही हूं, अदरवाइज इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप एक ही इन तीनों में से, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इन तीनों को किसी भी एक वैल्यू को लेके आप शो कर सकते हैं। आप चाहें इसी को डायरेक्ट बता दें, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन इज जो इसकी वैल्यू है, इसमें पुट करके दिखा दिया आपने, ये आ गया, इसमें पुट करके दिखा दिया, सेम रेट ऑफ रिएक्शन इज सेम। तो इट वॉज जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, और रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस और इसके न्यूमेरिकल्स किस तरीके से होते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियो, टिल देन
Stay home, stay safe.